वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसमें जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो दोस्तों, इसके जो कंटेंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। डेफिनेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फाइनल ड्रग एलिमिनेशन। इन जो है 5 पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी की 2 क्लासेस होती हैं। क्लासिफिकेशन अगर फार्माकोलॉजी की करें तो वो 2 बनेंगी, एक फार्माकोकाइनेटिक्स होती है और एक फार्माकोडायनामिक्स होती है। तो इस वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है उसकी। व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, हमारी बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करती है जब हम उसे खा लेते हैं, एडमिनिस्टर कर लेते हैं। तो बॉडी जो ड्रग के साथ करती है, जो जो प्रोसेसेस करती है, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं मेडिसिन। ये एक पेशेंट या एक पर्सन जो है इसे खाता है। खाने के बाद वो इसके स्टोमिक में जाती है। फिर वहाँ से सबसे पहला प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन, वो ब्लड में जज़ब हो जाएगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, वो ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद उसे तोड़ दिया जाएगा, मेटाबॉलिज्म, और फाइनली उसे बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाएगा। ये फार्माकोकाइनेटिक्स में मेजर 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देखेंगे। तो जो है थोड़ी डिटेल में इसकी डेफिनेशन हो गया होगी। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी, इंसानी जिस्म के असरात ऑन ड्रग मेडिसिन पे, किसी भी दवाई पर इंसानी जिस्म के असरात जो होते हैं उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और वो कौन कौन से असरात होते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। तो ये वो 4 दोस्तों पॉइंट हैं जो फार्माकोकाइनेटिक में होते हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है जी? मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है ओरली, या वो टैबलेट होती है, या वो कैप्सूल हो सकता है, या वो सिरप हो सकता है। तो ओरली, मुंह के ज़रिए जो मेडिसिन हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो फिर क्या करेगी? एडमिनिस्टर करने के बाद वो मैदे में चली जाएगी, स्टोमिक में चली जाएगी। ये मेडिसिन मुंह से ली थी और ये कहाँ पे आ गई? स्टोमिक में आ गई। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन होगी इसकी, ये टूटेगी, ये मेडिसिन छोटे छोटे ज़र्रों में तकसीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा जी? नेक्स्ट ये डिज़ोल्व हो जाएगी स्टोमिक के अंदर। तो जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस आएगा ड्रग एब्जॉर्प्शन का। यहाँ से फार्माकोकाइनेटिक्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है जी, वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इज ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग, ड्रग का मुंतकिल होना फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर ये एडमिनिस्टर की गई थी, टू द ब्लड स्ट्रीम, वहाँ से ब्लड में। यानी कि दवाई मुंह के ज़रिए स्टोमिक में एडमिनिस्टर की गई, वहाँ पर ये फिर क्या करेगी? टूटेगी, डिज़ोल्व होगी और ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। तो इस सारे अमल को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो ये किसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है? ये हो रही है ड्रग की एब्जॉर्प्शन। तो इस मुनासबत से इसे हम बोल देंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, द रेट एंड एफिकेसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो किस रफ्तार से होगी और वो कितनी होगी? ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्रग कितनी एब्जॉर्ब होगी, एफिकेसी, और कितनी स्पीड से होगी, वो है रेट। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमने ड्रग एडमिनिस्टर कौन से रूट से की है। ठीक है जी। तो डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो अगर तो हम ओरली दे रहे हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन उसकी कम होगी। किसकी निस्बत कम होगी? अगर हम कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर या डिलीवर कर रहे हैं आईवी, इंजेक्शन के ज़रिए वेन में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन 100% होगी, 100% एब्जॉर्प्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस इंजेक्शन के सूरत में वो मेडिसिन ना तो स्टोमिक में जाएगी, ना वो टूटेगी, ना वो डिज़ोल्व होगी, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली किधर डायरेक्ट भेज दी हमने? ब्लड में भेज दी। तो इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन 100% काउंट होती है। अब दोस्तों, कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ये वो डिसाइड करेंगे कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये पैसिव डिफ्यूजन हो रही है या एक्टिव डिफ्यूजन हो रही है या ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो पैसिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए मेडिसिन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है।
तो इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी के लिहाज से देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी का क्या रोल है और एक्टिव में क्या रोल है। द पैसिव को देखते हैं सबसे पहले, द प्रोसेस इन विच नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। मालिक्यूल्स या ड्रग मालिक्यूल्स को हरकत करने के लिए किसकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप एक्टिव की बात करें तो दिस प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। ड्रग मालिक्यूल को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देखें, ये ड्रग मालिक्यूल्स हैं, ये यहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आ रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे कोई एटीपी कोई एनर्जी तो यूज़ नहीं हो रही। लेकिन इस तरफ देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस तरफ से मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो एटीपी एनर्जी की एक किस्म है जो कि इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट जो है देखते हैं जी डायरेक्शन क्या है। तो पैसिव में जो डायरेक्शन होगी वो होगी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, और यहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डायरेक्शन इनकी क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर एक्टिव की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद कम है, ये कहाँ जा रहे हैं, उस तरफ जहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, तो इसके लिए एनर्जी यूज़ होगी, एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों ये है जी एटीपी नो हाइड्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट दोस्तों है जी एटीपी नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल है उसकी वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि वो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो रहा डिफ्यूजन में, पैसिव डिफ्यूजन में। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज टेकन बाय हाइड्रोलाइसिस, एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है, एनर्जी निकलती है और उसे यूज़ किया जाता है। एक और भी है जी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दोस्तों एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का क्या मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो का क्या मतलब होता है आउटसाइड। एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स इनगल्फमेंट ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। ठीक है जी, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जो कि सेल से बाहर होगा उसको सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा लिया जाएगा। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है जी, एक्सोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स इनगल्फमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर ड्रग मॉलिक्यूल मौजूद है, उसको सेल से बाहर भेजना है, तो उस अमल को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी, ये एंडोसाइटोसिस है, ये ड्रग मॉलिक्यूल ये सेल है, ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये क्या है जी, ये सेल है। तो ये सेल से बाहर है ड्रग मॉलिक्यूल, इनको जो है ये सेल मेम्ब्रेन इनसाइड मूव करवाएगी, इनके गिर्द एक लेयर बना के ये अंदर आ गई। अब मिसाल के तौर पे अंदर से ड्रग मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट प्रोसेस होगा कि इनसाइड से वो मेम्ब्रेन के साथ मिलेगी और फिर सेल मेम्ब्रेन उसे सेल से बाहर भेज देगी। तो ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए ड्रग एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट दोस्तों है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स ब्लड स्ट्रीम। ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान ड्रग जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम से निकलती है एंड एंटर्स इनटू द सेल्स एंड टिश्यूज, और सेल्स और टिश्यूज में चली जाती है। तो ये देखें दोस्तों, ये सपोज करें कि ये ब्लड है, इसमें सारी की सारी मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्प्शन के बाद आ गई है। तो अब ब्लड जो है ये तो पूरी बॉडी में जाता है और इसके अंदर है मेडिसिन। तो ब्लड जहाँ जहाँ पर जाएगा वहाँ वहाँ पर ये मेडिसिन को भी साथ ले जाएगा। तो वो जो मेडिसिन के ज़रात होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ब्लड से निकल के जो है ना जिस्म के दूसरे हिस्सों के सेल्स और टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि लीवर है, लंग्स हैं, किडनी है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों देखा कि जहाँ ब्लड ने ही मेडिसिन को तकसीम करवाना है। तो एक सिंपल सी बात है जी, ब्लड फ्लो वो ये है कि जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पर मेडिसिन की मिकदार भी ज़्यादा पहुँचेगी, और जहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ पे मेडिसिन की मिकदार भी कम पहुँचेगी। तो ये देखते हैं जी, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो वेरीज एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। जहाँ बॉडी के जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल रही है वहाँ पर मेडिसिन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम जा रही है वहाँ पर मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। जैसा कि
ब्लड फ्लो इज हाई टू ब्रेन, लिवर एंड किडनी, एंड ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यूज इज लोअर। ठीक है जी, तो यहाँ इन वाले हिस्सों में बॉडी के ब्लड फ्लो कम है, इसलिए मेडिसिन की ड्रग की मिकदार भी कम पहुंचेगी, जबकि ब्रेन, लिवर और किडनी में ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो मेडिसिन की मिकदार भी ज़्यादा जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी, मोर ड्रग्स आर डिलीवर्ड टू द ग्रेटर ब्लड फ्लो एरिया। कोई वही बात कि उन एरियाज में, बॉडी के उन एरियाज में ड्रग ज़्यादा पहुंचेगी जहाँ पे ब्लड फ्लो तेज़ है। तो कैपिलरी परमिएबिलिटी, जो कैपिलरी है ये खून की नाली को बोलते हैं, और परमिएबिलिटी बोलते हैं किसी चीज़ की को एंटर होने की इजाज़त देना। तो इट वेरीज वाइडली इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ बॉडी। तो कैपिलरी की परमिएबिलिटी जो है वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट होती है। कहीं पे जो है कैपिलरी परमिशन ज़्यादा दे रही हैं ब्लड फ्लो को, और कहीं पे कम दे रही हैं। जैसा कि इन ब्रेन कैपिलरी परमिएबिलिटी इज़ वेरी लेस। ठीक है जी, ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी कैपिलरी की क्या है, लेस है। सो डैट ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस। ये एमसीक्यू भी है कि ब्रेन की कैपिलरी परमिएबिलिटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रग मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे, वो वाले ड्रग मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सॉल्युबल होंगे। जो क्या होंगे जी, लिपिड सॉल्युबल होंगे या अनआयोनाइज्ड होंगे। ये दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। और दूसरी तरफ देखें, इन लिवर एंड स्प्लीन, लिवर और स्प्लीन में क्या होता है जी, कैपिलरी परमिएबिलिटी इज़ वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा होती है। सो डैट मैनी ड्रग कैन क्रॉस, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स क्रॉस कर सकती हैं लीवर और स्प्लीन को, लेकिन ब्रेन को सिर्फ लिपिड सॉल्युबल करेंगी क्योंकि कैपिलरी परमिएबिलिटी कम होती है। तो नेक्स्ट दोस्तों है जी, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो ड्रग मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, और वो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन। ये एमसीक्यू याद रखना जी, कि ड्रग मॉलिक्यूल्स कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलते हैं, एल्ब्यूमिन के साथ मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, द बाउंडेड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। अब जो ड्रग मॉलिक्यूल मिल जाएंगे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है जी, वो कोई बॉडी पे असर नहीं रखते होंगे। ठीक है जी, उनकी फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्टिवनेस होती है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी, ओनली नेक्स्ट है जी, ओनली फ्री और अनबाउंड ड्रग कैन एक्ट ऑन टारगेट साइट इन द टिश्यूज। सिर्फ वही ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी जो कि फ्री होगी या वो अनबाउंड होगी, मींस वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं की होगी, सिर्फ वही बॉडी पे अपना असर शो करेगी। नेक्स्ट है जी, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन बस देख लें, इंपॉर्टेंट है वो। द वॉल्यूम इन टू विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, वो वॉल्यूम लिक्विड का वो वॉल्यूम जिसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसे क्या बोलेंगे, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है जी, बायो अवेलेबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी देख लें। द रेट एंड एक्सपेंट, वो रफ्तार और वो वक़्त at which administered drug reaches the systemic circulation before reaching a site of action is called bioavailability। साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग पहुंचने से पहले जितनी मिकदार में और जितनी रफ्तार से पहुंच जाती है ब्लड में, जहाँ पे ड्रग ने अपना असर दिखाना है उसे बोलेंगे साइट ऑफ एक्शन। उससे पहले पहले जितनी मेडिसिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंच चुकी है उसकी रफ्तार और उसकी मिकदार को क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। अगर बायो अवेलेबिलिटी अब ज़्यादा होगी तो साइट ऑफ एक्शन पर उसका इफ़ेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा, और अगर बायो अवेलेबिलिटी कम होगी तो साइट ऑफ एक्शन पे उसका इफ़ेक्ट उतना ही कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इसे देखते हैं जी, ड्रग्स आर मोस्टली एलिमिनेटेड इनटू यूरिन और बाइल प्रोडक्ट। यूरिन किडनी ऑर्गन है इससे रिलेटेड, बाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड है लीवर। ठीक है जी, याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट लाइन है इसकी जी, द लीवर इज द मेजर साइड ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे होता है जी, लीवर में होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है, ये ड्रग को ब्रेक डाउन करता है या ट्रांसफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ लग जाएगी इसकी जी, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म
ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्म्स, ये बदल देता है ड्रग्स, मेडिसिन को इनटू अ फॉर्म, एक ऐसी शक्ल में विच कैन इजीली एलिमिनेट वाया किडनी, जो किडनी के ज़रिए बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ड्रग्स को ऐसी शक्ल में बदल देता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, ड्रग मेटाबॉलिज्म हैज़ टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं फेज 1 रिएक्शन और एक को बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन। अच्छा, फेज 1 रिएक्शन क्या होता है जिसे देखते हैं, इट्स फंक्शन टू कन्वर्ट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स इनटू मोर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो देख लीजिए, मेनली इट इज़ ऑक्सीडेशन, बट समटाइम्स इट इज़ रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो ये तीन तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकल जाना, और हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर का टूटना। तो ये प्रोसेस इसमें जो है हो सकते हैं फेज 1 में। फेज 2 में देखते हैं, इट्स फंक्शन टू कॉन्जुगेट ड्रग मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेट का मतलब है मिला देना, किसी एक दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो ड्रग मॉलिक्यूल के साथ ये कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल मिला देता है फेज 2 में। क्यों मिला देता है वो आगे देखते हैं। इफ़ द मेटाबोलाइट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाली जो चीज़ होती है, या मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग मॉलिक्यूल की शक्ल बनती है, उसे हम मेटाबोलाइट भी कहते हैं। ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट या रिजल्ट होता है उसे भी मेटाबोलाइट कहते हैं। तो इफ़ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द फेज 1 मेटाबॉलिज्म इज नॉट सफिशिएंटली पोलर। फेज 1 में क्या हो रहा था, मेडिसिन को पोलर बनाया जा रहा था। तो अगर वो फेज 2 में इतनी ज़्यादा पोलर नहीं हुई मेडिसिन के उसे एक्सक्रीट करवाया जा सके बॉडी से, देन अ सब्सिक्वेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शन अकर्स। तो फेज 1 के फ़ौरन बाद एक सब्सिक्वेंट रिएक्शन होता है जिसे कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, दिस रिएक्शन एड्स सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक एसिड और अमीनो एसिड। इन तीनों में से कोई भी एक एसिड जो है वो ऐड कर दिया जाएगा इन ड्रग मॉलिक्यूल एंड मेक्स इट मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। और उसके नतीजे में क्या होगा, वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा पानी में। तो इजीली उसे एक्सक्रीटेड बाय किडनी, यूरिन के ज़रिए, किडनी के ज़रिए उसे बॉडी से इजीली फिर एक्सक्रीट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म में दो तरह के फेजेस होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। नेक्स्ट है जी ड्रग एलिमिनेशन, और ये फाइनल पॉइंट है इस टॉपिक का, फार्माकोकाइनेटिक्स का। इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है जो कि बड़ी इजी है। रिमूवल ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ड्रग एलिमिनेशन। किसी जिस्म से दवाई को एक बाहर निकाल देना या दवाई का इखराज करवा देना क्या कहलाता है, ड्रग एलिमिनेशन कहलाता है। तो ड्रग एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन से रूट हैं ड्रग एलिमिनेशन के। नंबर 1, 90% मेडिसिन जो हैं वो किडनी के ज़रिए एलिमिनेट होती हैं हमारी बॉडी से। किडनी के बाद लीवर भी जो है ड्रग को एलिमिनेट करवाने में अपना रोल प्ले करता है। और कुछ मेडिसिन जीआईटी के ज़रिए भी क्या होती हैं, एक्सक्रीट होती हैं। कुछ मेडिसिन लंग्स के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं। कुछ मेडिसिन जो हैं वो स्वेट के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं, जो में पसीना आता है। कुछ मेडिसिन टीयर्स, आंसुओं के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं। और कुछ मेडिसिन जो हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं। ये ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट मेडिसिन होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो इस्तेमाल करती हैं, उनमें से चंद एक मेडिसिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में क्या होती हैं जी, एक्सक्रीट होती हैं। तो ये जो है रूट्स थे। और एक और है जी सलाइवरी सिक्रीशन। सलाइवरी सिक्रीशन क्या है जी, सलाइवा जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, थूक बनती है, जो कुछ मेडिसिन जो हैं उसमें भी स्क्रीट करवाई जाती हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था फार्माकोकाइनेटिक्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और इसमें दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है डेफिनेशन में वो आएगा, डेफाइन फार्माकोलॉजी और व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर इसका देखते हैं जी। द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड लिविंग बॉडी
रिलेशनशिप विद देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक जो है वो है मेडिसिन और दूसरी है लिविंग थिंग जो है, एक है मेडिसिन और दूसरी है लिविंग बॉडी या लिविंग थिंग्स। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है और मेडिसिन के बॉडी पे इफ़ेक्ट और बॉडी के मेडिसिन पे इफ़ेक्ट जो हैं, इस सारे चीज़ के मुताले को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की ब्रांचेज जो हैं वो लिखें या इसकी क्लासेस लिखें, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में फार्माकोलॉजी की दोस्तों दो क्लासिफिकेशन हैं, इसकी दो ब्रांचेज हैं इसकी मेन, जिसमें नंबर 1 है जी फार्माकोकाइनेटिक्स, नंबर 2 है जी फार्माकोडायनामिक्स। तो इन्हें सेपरेटली देखेंगे। नंबर 1 फार्माकोकाइनेटिक्स। तो दोस्तों फार्माको का यहाँ पे मतलब है ड्रग और काइनेटिक का मतलब होगा दोस्तों इफ़ेक्ट्स, ड्रग के इफ़ेक्ट किस पे, बॉडी पे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हाट बॉडी डज विद ड्रग, जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करेगी, क्या सलूक करेगी। हमारी बॉडी जब हम कोई भी ड्रग या मेडिसिन जो एडमिनिस्टर करते हैं, खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के उसके साथ जो रवैया होता है, जो उसके इफ़ेक्ट होते हैं, जो असर होता है, या हमारी बॉडी जो मेडिसिन के साथ या ड्रग के साथ डील करती है वो किस तरह करती है, इस सारी चीज़ की स्टडी को फार्माकोकाइनेटिक्स में देखा जाता है। द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच स्टडी द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। दोस्तों इसमें जो मेजर पॉइंट है जो हम देखते हैं, या जो बॉडी ड्रग के साथ करती है वो क्या करती है, सबसे पहले तो एब्जॉर्ब करती है। जो ड्रग हम खाते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, बीमारी के लिए, तो वो सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्ब होती है, फिर एब्जॉर्ब होने जज़ब होती है खून के अंदर जज़ब होके हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तकसीम होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, उसका मेटाबोलाइट होता है, टूटती है, मेटाबोलाइट्स बनते हैं। मेडिसिन जो है वो हमारी बॉडी में टूटती है और ये काम करता है लीवर, और टूटने के बाद क्या होता है जी, एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये 4 मेजर पॉइंट है जिसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। इसे ADME भी बोला जाता है, ADME। तो दोस्तों ये था फार्माकोकाइनेटिक्स के मुतालिक। और नेक्स्ट है जी फार्माकोडायनामिक्स। तो दोस्तों फार्माकोडायनामिक्स में जो फार्माको होगा वो होगा, उसका मतलब है ड्रग, और डायनामिक का मतलब है वर्किंग और मूविंग। तो ये क्या होगा जी, सिंपल इसकी जो डेफिनेशन बनेंगे फार्माकोडायनामिक्स भी होगी, व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी। पहले हमने क्या देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स में कि बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, लेकिन फार्माकोडायनामिक्स में देखेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये बनेगी, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। तो इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो ड्रग का केमिकल होता है, फिर ड्रग जो है वो बॉडी के रिसेप्टर के साथ जो अटैच होती है, किस तरह होती है, बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स, इन चीज़ों की स्टडी जो है इसमें शामिल है। तो ये थी दोस्तों फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में उसे लाजमी मेंशन करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सब्जेक्ट फिजियोलॉजी में सेल को डिस्कस करेंगे और मेजरली सेल का एक पार्ट डिस्कस करेंगे जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेल के इर्द गिर्द कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग है इसे जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ये सारा। तो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपकी स्क्रीन पर हैं। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो राइट्स इट्स फंक्शन, सेकंड गिव द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको अकेले क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो राइट इट्स फंक्शन। तो आपकी स्क्रीन पर इसका जवाब है द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। जैसे हमने पीछे बात की, सेल को कवर करने वाली एक ये मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके फंक्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इट कवर एंड प्रोटेक्ट द सेल। ये सेल को कवर भी करती है जैसे एक मकान की 4 दीवारी होती है, और प्रोटेक्ट भी करती है। बिल्कुल उसी तरह ये
बैरियर के तौर पे और सेमी परमिएबल भी होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है हर एक को इजाज़त नहीं होती, जैसा कि आपके घर में हर एक को आने की इजाज़त नहीं होती, इसी तरह सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक मॉलिक्यूल को, हर चीज़ को घुसने नहीं देती। जिसकी ज़रूरत होती है सिर्फ वही अंदर जाती है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती सेल को, वो उसके लिए बैरियर के तौर पे काम करती है। इट इज़ अ गेट वे ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन वो जगह है जिसको पार करके ही कोई चीज़ सेल के अंदर जा सकती है, और जिसको पार करके ही कोई चीज़ सेल से बाहर आ सकती है, इसलिए इसे सेल का गेटवे भी कहते हैं। और सेल के अंदर अज्जा की मुख्तलिफ मालिक्यूल की तरसील जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगी, और वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो है वो है गिव द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनावट बताएं, किन चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर 3 चीज़ों से बनती है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी मिकदार भी पाई जाती है। मेजर इसकी जो प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन, लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स। फास्फोरस प्लस लिपिड्स इज कॉल्ड फास्फोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ मिकदार में होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। जैसे जो हमने पीछे देखे हैं मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनमें जो फास्फोलिपिड होती है वो एक लेयर बनाती है, 2 तहों वाली लेयर बनाएगी, और प्रोटीन उसके अंदर धंस जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देख लें अब आप। ये जो कवरिंग है, एक ये और एक नीचे वाली ये वाली, ये है फास्फोलिपिड की, और ये जो ब्लू कलर के हैं इसके अंदर धंसे हुए हैं ये हैं प्रोटीन्स। थोड़ी सी मिकदार में येलो कलर के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये लाइट ग्रीन कलर के कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट में लिखें। वीडियो देखने का शुक्रिया। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम सब्जेक्ट फिजियोलॉजी में द स्किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और इसके जो 5 मेजर पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 नंबर 3 पे है स्ट्रक्चर, नंबर 4 पे है कंपोजिशन, और नंबर 5 पे है फंक्शंस ऑफ द स्किन। ये आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आप सपोज करें कि हम क्या करते हैं जी, हम स्किन के एक छोटे से टुकड़े को यहाँ से लेंगे और इसे जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे। हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो पहले ये थोड़ा सा समझ लें ताकि आगे हमें स्किन के जो है पॉइंट्स वो समझने में आसानी हो। नंबर 1 दोस्तों, ये जो लेयर है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली और ये वाली, ये लेयर है एपिडर्मिस। ये टोटल स्किन है, ये टोटल स्किन है। और ये स्किन का एक ज़रा सा छोटा सा टुकड़ा हमने जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के लाखों गुना बढ़ा करके देखा तो हमें ये इस तरह नज़र आता है। तो ये क्या है जी, एपिडर्मिस नंबर 1। नंबर 2 जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लेयर है ये है जी डर्मिस, इसे बोलते हैं डर्मिस। और थर्ड पे है जी मसल्स, ये मसल्स हैं, ये जो हैं ये मसल लेयर है। और ये जो है ये वाली लास्ट वाली ये है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी मीन्स होता है अपर, सबसे बाहर ऊपर की तरफ, और हाइपो मीन होता है जी नीचे, लोअर। तो इस वजह से इसे एपिडर्मिस बोलते हैं और इसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और ये डर्मिस है सेंटर में आती है। जो 3 मेजर लेयर होती हैं जी। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है रेडिश रेडिश, ये है जी आर्टरी, और ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये वेन है। तो और ये जो येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये नर्व्स हैं, और ये जो हैं ये ग्लैंड्स हैं। ये बाल हैं हमारे जो स्किन के ऊपर हम होते हैं, और ये उनकी जड़ें हैं, हेयर रूट है। तो ये स्ट्रक्चर था जी
दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं। द लेयर ऑफ टिश्यूज विच मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड स्किन। टिश्यूज़ की एक बनी हुई तहें जो कि किसी भी जानदार इंसान या जानवर की जिस्म को ढांप लेती हैं उसे हम स्किन कहते हैं। जैसे कि ये भी एपिडर्मिस एक लेयर है टिश्यूज़ की बनी है, डर्मिस एक टिश्यूज़ की लेयर है और हाइपोडर्मिस एक टिश्यू की लेयर। ये तीनों लेयर्स बनकर जो है मिलकर क्या बनाती हैं, द स्किन, हमारी जिल्द बनाती हैं। तो उर्दू में क्या कहेंगे, किसी भी इंसान या जानवर के जिस्म के बैरूनी ढांचे को ढांपने वाली टिश्यू की तह या परत को जिल्द कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है, हमें भी कट लग जाता है हमारी स्किन को तो वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में रिकवर हो जाता है। तो ये एबिलिटी स्किन में होती है, वो अपने आप को खुद मरम्मत करती है। इसका टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में 92.3 से 98.4 सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड के लिहाज से 33.5 से 36.9 सेंटीग्रेड होता है। और स्किन जो है परफॉर्म्स मैनी फंक्शन, काफ़ी फंक्शन जो है ये सर अंजाम देती है, आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। और ये जो स्किन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, किसी भी जो है ना ह्यूमन बॉडी का, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है स्किन। ये MCQ है इम्पोर्टेंट। और हमारे जिस्म में जिल्द सबसे मोटी कहाँ पे होगी, पाम एंड सोल्स, हमारे पाँव के तलवों में और हाथ की हथेलियों पे जो स्किन होती है वो सबसे मोटी होती है। और पतली स्किन कहाँ पे होती है, हमारी आंखों की पलकों और हमारे होंठों की जो स्किन होती है वो सबसे थिनेस्ट होती है, पतली होती है। तो ये इसकी खसूसियात आपके सामने है। जिल्द अपनी मरम्मत खुद करती है। जिल्द किसी भी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जिल्द बहुत से अफ़ाल सर अंजाम देती है। हथेली और तलवों की जिल्द मोटी होती है जबकि होंठों और पलकों की जिल्द पतली होती है। और टेम्परेचर भी इनका आपके सामने है। तो जो इसका तीसरा पॉइंट है जी, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, उसे डिस्कस करते हैं। अब जी जिल्द की साहत बयान करें, या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। स्किन स्ट्रक्चर हैज़ 3 बेसिक लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। तो इन्हें वन बाय वन हम स्टडी करेंगे जी। सबसे पहले है जी एपिडर्मिस। द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सुपरफिशियल का मतलब स्टूडेंट्स होता है आउटर पार्ट ऑफ द स्किन। स्किन का जो बाहरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। ये MCQ है। इसकी थिकनेस जो है वो होती है 0.01 mm, ये भी MCQ है। और इट हैज़ नो ब्लड वेसल, ये भी MCQ है। और इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री, ये एक तहफ़्फ़ुज़ाती जो है ना वो सरहद बनाती है अंदरूनी और बैरूनी इन्वायरमेंट के दरमियान। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द स्किन। इट कंसिस्ट ऑन फर्दर 5 लेयर्स, ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है। ये जो एपिडर्मिस है ये मज़ीद 5 तहों पर मुश्तमिल होती है। जिल्द की ये परत बैरूनी है, जिल्द की ये परत बैरूनी हिस्सा है। इसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है। जिल्द की ये परत 50 से 100 सेल्स पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस में खून की नालियाँ मौजूद नहीं होती। ठीक है जी। एपिडर्मिस अंदरूनी और बैरूनी माहौल के दरमियान एक हिफाजती सरहद बनाती है। एपिडर्मिस परत मज़ीद 5 परतों पे मुश्तमिल होती है। तो ये दोस्तों एपिडर्मिस है। ठीक है जी। तो ये इसकी मुख्तलिफ परतें हैं। ये ऊपर वाली एक, ये वाली 2 हो गई, एक ये 3 है, एक ये 4 और एक ये वाली है 5। और इनके जो नाम हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि 5 लेयर्स होती हैं जो एपिडर्मिस जिनसे मिलकर बनती है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में जो सेकंड लेयर आती है वो है डर्मिस। तो जो डर्मिस लेयर है जी, द लेयर अंडर द एपिडर्मिस इज कॉल्ड डर्मिस। इट इज़ इनर पार्ट ऑफ द स्किन and its thickness is 4 millimeter. It is also called as true layer. It is very important MCQ. It separates the epidermis and muscles of the body. It supports the epidermis and binds to hypodermis.
इट इज कंपोज्ड ऑफ फर्दर 2 लेयर। दोस्तों जो डर्मिस होती है जिल्द की, ये परत एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है। ये जिल्द का अंदरूनी हिस्सा होती है। इसको ट्रू लेयर भी कहा जाता है। ये परत एपिडर्मिस को सहारा देती है। ये परत एपिडर्मिस और जिस्म के मसल्स को अलहदा करती है। ये परत हाइपोडर्मिस के साथ जुड़ी होती है। डर्मिस परत मज़ीद 2 परतों पर मुश्तमिल होती है। तो ये डर्मिस है जी, और ये सबसे मोटी होती है, और इसी के अंदर सब ब्लड और नर्व्स का जो जाल बिछा होता है, और इसी के अंदर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। दोस्तों ये वो 2 लेयर्स हैं जो मिलकर डर्मस बनाती हैं, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर जो होती है वो पतली होती है, रेटिकुलर लेयर जो होती है वो मोटी होती है। ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है, पतली कौन सी है और मोटी लेयर कौन सी है। नंबर 3 पे है जी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में 3rd लेयर है जो वो है हाइपोडर्मिस। द लेयर डायरेक्टली बिलो द डर्मिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। इट कनेक्ट्स द स्किन टू फाइबरस टिश्यूज ऑफ बोन एंड मसल ऑफ द बॉडी। तो डर्मिस के नीचे पाई जाने वाली परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये परत जिल्द को जिस्म के मसल्स और हड्डियों के टिश्यूज से जोड़ती है। जैसा कि ये हाइपोडर्मिस है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली डर्मिस है, और ये दरमियान में जो है ये मसल्स हैं, और ये हाइपोडर्मिस इन मसल्स को और फिर इस डर्मिस को आपस में कनेक्ट करती है। तो नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है जी वो है कंपोजिशन या बनावट जो है स्किन की क्या होती है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्किन। नंबर 1 पे है डर्मिस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डर्मिस कितने सेल्स से मिलकर बनती है, 4 तरह के। कैराटिनोलाइट सेल, मेलानोसाइट सेल, ये कलरफुल सेल होते हैं जिसकी वजह से स्किन का कलर या तो लाइट से डार्क होता है। कम मेलानोसाइट्स कम होंगे तो स्किन वाइट होगी, लाइट कलर होगा, और अगर मेलानोसाइट्स ज़्यादा होंगे तो स्किन डार्क होगी, ब्राउनिश होगी। लैंगरहांस सेल और मार्की सेल्स, ये मुख्तलिफ 4 किस्म के सेल्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन सर अंजाम देते हैं, और मुख्तलिफ तरतीब में जब ये आपस में मिलते हैं तो ये मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं एपिडर्मिस की। ठीक है जी, ये एपिडर्मिस 4 अक़साम के सेल्स पर मुश्तमिल होती है, कैराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, लैंगरहान और मार्कल सेल। ये सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और फिर ये टिश्यूज़ मिलकर जिल्द की परत बनाते हैं। इस तरह दोस्तों ये वो 5 परतें हैं जो एपिडर्मिस में होती हैं। आपने इनके नाम नहीं याद करने, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं एपिडर्मिस में। नंबर 2 पे है जी डर्मिस। डर्मिस की कंपोजिशन देखते हैं। डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स एंड देन लेयर्स। जो फाइबर्स हैं वो 2 तरह के हैं, कोलाजिन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स लेयर्स। पैपिलरी लेयर जो कि थिन होती है, और रेटिकुलर लेयर जो कि थिक होती है। फाइबर्स और लेयर्स से मिलकर एपिडर्मिस बनती है। एपिडर्मिस और डर्मिस फाइबर्स और हास लेयर्स से बनती है। फाइबर्स 2 तरह के हैं, कोलाजिन और इलास्टिक, लेयर्स पैपिलरी और रेटिकुलर। फंक्शन दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा ये, फंक्शंस ऑफ द स्किन। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द स्किन। तो नंबर 1 पे प्रोटेक्शन है। जो स्किन है ये प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी इंटरनल ऑर्गन बाय कवरिंग इट। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइट रेज। इट एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट इन्वेडर्स। फैट सेल ऑफ स्किन प्रोवाइड इंसुलेशन टू बॉडी। जिस्म के अंदरूनी आर्गन की हिफाजत करती है, जिस्म को रोशनी की नुकसानदेह शुआओं से बचाती है, हमलावर जरासीमों को जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकती है। जिल्द के फैट सेल्स जिस्म को इंसुलेशन मुहैया करते हैं जिससे जिस्म की हरारत ज़ाया नहीं होती। नंबर 2 सेक्रीशन। स्किन कंटेन सेबेशियस ग्लैंड, ये ऑयल पैदा करते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं जी, ऑयल पैदा करते हैं। दीज ग्लैंड सेक्रीट ऑयल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्वेडिंग अटैक्स, टू लुब्रिकेट स्किन, टू प्रिवेंट ड्राइंग।
जिल्द के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड चिकनाई या तेल खारिज करते हैं जो कि मदद करता है हमलावर जरासीम को जिस्म के अंदर दाखिल होने से, जिल्द को खुश्क होने से बचाते हैं। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ स्किन। थर्ड पे है जी एब्जॉर्प्शन। एपिडर्मिस लेयर इज एसिडिक इन नेचर एंड कंट्रोल द हार्मफुल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंटरिंग थ्रू द स्किन। एपिडर्मिस एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट। ठीक है जी। जिल्द की जो है एपिडर्मिस परत की फितरत तेजाबी होती है। ठीक है जी। एसिडिक होती है, पीएच इसकी 7 से कम होगी। इस तेजाबी फितरत की वजह से जिल्द जिस्म में दाखिल होने वाले अज्जा को की मिकदार को नुकसानदेह हद तक पहुँचने से रोकती है। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ये जज़ब करती है, ज़्यादा जज़ब किसी भी सब्सटेंस को, चीज़ को नहीं करती। नंबर 4 पे है जी फंक्शन में सेंसेशन। स्किन हैज़ आल्सो कंटेन नर्व एंडिंग्स। इसमें नर्व्स होती हैं जी जो महसूसात या एहसासात पैदा करती हैं, जैसा कि टच है, हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन वगैरह फीलिंग्स हैं, वो जिल्द में मौजूद नर्व एंडिंग से हमें मिलती हैं। जिल्द की तहों में नर्व्स मौजूद होती हैं जो इन नर्व्स का ताल्लुक दिमाग से होता है। ये नर्व्स जिल्द में एहसास पैदा करती हैं, जैसा कि छूने का एहसास, हरारत का एहसास, ठंडक का एहसास, दबाव का एहसास और लास्ट पे है जी दर्द का एहसास। नंबर 5 एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जी फुजला जात को खारिज करना। स्किन लेयर्स कंटेन स्वेट ग्लैंड। पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड भी स्किन में होते हैं। दीज ग्लैंड एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल इन स्वेटिंग। जो पसीना निकलता है उसमें फुजला जात भी स्किन जो है वो वेस्ट करती है, बाहर निकाल देती है हमारी स्किन से। स्वेटिंग ऑफ स्किन आल्सो कॉल्ड प्रेस्पिरेशन। स्किन जो है पसीना पैदा होने का जो अमल है उसे प्रेस्पिरेशन भी कहते हैं। प्रेस्पिरेशन प्रोसेस कूल्स द स्किन इन हॉट इन्वायरमेंट। गर्म माहौल में ये जो हमें पसीना आता है ये क्या करता है जी, ये हमारी जिल्द को ठंडा रखने के लिए होता है और फुजला जात भी खारिज हो जाते हैं। जिल्द की तहों में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स पसीना के साथ फुजला भी खारिज करते हैं। जिल्द से पसीना निकलने के अमल को प्रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रेस्पिरेशन का अमल गर्म माहौल में जिल्द को ठंडक मुहैया करता है। नंबर 6 प्रोडक्शन। स्किन हैज़ यूनिक फंक्शन। ये एक अनोखी खूबी है जी हमारी स्किन की। इट प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में विटामिन डी पैदा करती है हमारी स्किन। विटामिन डी नेसेसरी फॉर बोन्स स्पेशली इन चाइल्ड। पैदावार प्रोडक्शन। जिल्द एक खास खसूसियत जिल्द में एक खास खसूसियत होती है। जिल्द सूरज की रोशनी में विटामिन डी पैदा कर सकती है। विटामिन डी बच्चों में हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और 7 पॉइंट है जी फंक्शन में इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत। स्पेशलाइज्ड अमीनो सेल्स आर प्रेजेंट इन स्किन। जो कुव्वत मुदाफ़ियत वाले निज़ाम के सेल्स होते हैं उन्हें अमीनो सेल्स कहते हैं और वो भी हमारी स्किन में पाए जाते हैं। दीज सेल्स डिटेक्ट, ये जो है ना ये डिटेक्ट करते हैं, फिर उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उन्हें तबाह करते हैं। इनको पैथोजेंस को, जरासीम को, नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम को ये सेल्स पहले तलाश करते हैं, बाइंड करते हैं और फिर जो है उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और इन दिस वे स्किन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी स्किन अपना किरदार अदा करती है। जिल्द में खास किस्म के हिफाजती सेल्स होते हैं। ये सेल्स जरासीमों को तबाह करते हैं और जिस्म की हिफाजत करते हैं। 8 पॉइंट जो है फंक्शन में वह स्टोरेज। स्किन हैज़ स्टोरेज एबिलिटी। इट स्टोर फैट, इट स्टोर्स मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर, इट स्टोर्स मिनरल्स लाइक क्लोराइड्स, इट स्टोर्स वाटर। ये वाटर को भी महफूज करती है। इट स्टोर ब्लड बाय डायलेटिंग द क्यूटेनियस ब्लड वेजल्स। क्यूटेनियस जो है जी ये सबसे पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर जो है ब्लड स्टोर होता है और ये जो परत होती है क्यूटेनियस ये डायलेट फैल जाती है। डायलेट का मतलब होता है फैलना। जिल्द महफूज करने की सलाहियत रखती है। जिल्द चिकनाई को महफूज करती है। जिल्द मॉलिक्यूल्स जैसा कि शुगर को महफूज करती है। जिल्द मिनरल्स, क्लोराइड को महफूज करती है। जिल्द पानी को भी महफूज करती है, पसीने के अमल को कम कर देती है। फिर जिल्द खून गर्माहट के लिए, खून को क्यों महफूज करेगी? गर्माहट के लिए।
और रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं जी नमकियात और पानी के मजमूए को। स्किन लेयर कंटेन स्वेट ग्लैंड, स्किन के अंदर क्या होते हैं स्वेट ग्लैंड। स्किन एक्सक्रीट वाटर एंड साल्ट थ्रू स्वेटिंग, अब जो स्वेटिंग से क्या होता है जी स्किन खारिज करती है अजाफी पानी और नमकियात को पसीने के ज़रिए। इन दिस वे स्किन रेगुलेट बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह ये काम करने से हमारी जो स्किन होती है वो जिस्म में मौजूद पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमकियात वगैरह की मिकदार को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। जिल्द में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड मौजूद होते हैं। जिल्द पसीना के साथ अजाफी पानी और नमकियात को भी खारिज करती है। इस तरह से जिल्द पानी और नमकियात की मिकदार को कंट्रोल करती है। लास्ट पे है हीट रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस। स्किन कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स एक्सक्रीट स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग जो है वो दर्जा हरारत को मेंटेन करती है। स्वेटिंग प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू स्किन, नमी जो है वो भी स्किन को मुहैया करते हैं ये जो पसीने का अमल होता है। वेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर कॉल्ड प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन प्रोसेस कूल्स द स्किन इन हॉट एनवायरनमेंट। इन दिस वे स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जिल्द में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स पसीना पैदा करते हैं और खारिज करते हैं। ये पसीना जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। ये पसीना जिल्द को नमी मुहैया करता है। पसीना के बहारात बनने के अमल को प्रेस्पिरेशन कहते हैं। इस तरह जिल्द जिस्मानी दर्जा हरारत को कंट्रोल करती है। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था स्किन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट फिजियोलॉजी और उसमें जो टॉपिक है वो होगा ना टिश्यू। और द टिश्यू में जो हमारे पॉइंट्स होंगे मेजर पॉइंट तो वो आपके स्क्रीन पर है। डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, टाइप एंड फंक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हम टिश्यूज की डेफिनेशन देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन टिश्यू, आल्सो राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टी। इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का जो मजमूआ होता है और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसे सेल होते हैं और एक जैसा काम करते हैं, इसका टिश्यूज। मुख्तलिफ सेल्स जो कि एक तरह के हों और वो एक खास काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कलर कैसा होता है इनका, सरफेस, शेप एंड साइज देखेंगे। कलर में टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादातर जनरली रेडिश होते हैं। सरफेस की बात करें, इनकी सतह कैसी होती है, टिश्यूज जो हैं वो स्मूथ एंड सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ होते हैं। शेप की बात करें तो टिश्यूज जो हैं वो फ्लैट भी होते हैं, क्यूब की शक्ल में भी होते हैं और कॉलम की शक्ल में भी होते हैं। साइज की बात करें तो टिश्यूज के डिफरेंट साइज होते हैं जो कि शॉर्ट से लॉन्ग होते हैं और इनकी जो लंबाई है वो इनके फंक्शन की बुनियाद पर होती है। दोस्तों मिसाल के तौर पे समझते हैं, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, 4 है, 5 सेल और 6 सेल। ये एक जैसे सेल है। नंबरिंग इनको दी हुई है ताकि आप इसे समझ सकें। ये जब सेल्स आपस में मिल जाते हैं, जब ये सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो हम इन्हें क्या कह देते हैं जी, ये टिश्यू बनते हैं। और इनके दरमियान भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि ये जो ये येलो पट्टी आपको नजर आती है सब के दरमियान, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ये वो मादा है जो सेल्स को आपस में जोड़ता है। मैट्रिक्स दो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के दरमियान जो मादा होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर लंबे लंबे धागे नुमा जो है वो कुछ साख्तें होती हैं, ये धागे हैं, इन्हें बोलते हैं फिलामेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर ये धागे जो होते हैं इसे बोलते हैं फिलामेंट्स। और ये मैट्रिक्स को मजबूत करते हैं, इन्हें ताकत मुहैया करते हैं ताकि सेल्स आपस में जुड़े रहें। इसी तरह दोस्तों इन्हीं के दरमियान ये आपको रेडिश डॉट नजर आ रहे हैं, फिर ये ग्रीन पॉइंट हैं, ये ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं।
ये कह लो, ये आप ऐसे समझ लें कि ये मैट्रिक्स क्या था जो सेल्स को आपस में जोड़ता है, और ये जो ज़र्रात हैं ये इनकी खुराक है, ये इनकी खुराक हैं, इन्हें बोलते हैं हम ग्राउंड सब्सटेंसेस। दोस्तों ये जो हमने बात डिस्कस की है मैट्रिक्स वगैरह की, उसकी डेफिनेशन, ये तीनों की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट आर फाइबर्स, व्हाट आर ग्राउंड सब्सटेंसेस। आंसर, द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन पैक्ड सेल, जो सेल के दरमियान मादा पाया जाता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। लॉन्ग फिलामेंट मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बने धागे नुमा लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स में होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, फाइबर। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर कुछ ज़र्रात होते हैं। द मैक्रोमोलेक्यूल present in matrix are called ground substances, और ground substances चार तरह के हैं। प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पानी, वाटर एंड सॉल्ट, ग्लाइकोप्रोटीन, ये वो चीज़ें हैं जो मैट्रिक्स में होती हैं और इन्हें ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फंक्शन है, टिश्यूज के फंक्शन क्या है। टिश्यूज के फंक्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। काफ़ी ऐसे फंक्शन हैं जो टिश्यूज परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 बाइंडिंग एंड सपोर्ट, ये चीज़ों को हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ग़ज़ा को जोड़ने में और उन्हें सहारा मुहैया करते हैं। प्रोटेक्शन करते हैं मुख्तलिफ ग़ज़ा की। ट्रांसपोर्टेशन में भी ये शामिल होते हैं, इंसुलेशन में भी ये शामिल होते हैं, मूवमेंट में भी शामिल होते हैं टिश्यू, ट्रांसमिशन में भी टिश्यू शामिल होते हैं, और जो ग्लैंड्स वगैरह से जो रतूबत हासिल होती है, ग्लैंड सेक्रेशन में भी टिश्यूज का जो है वो करतार होता है। ये 7 फंक्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, ये टिश्यूज के होते हैं। और टिश्यूज की मुख्तलिफ किस्में होती हैं उनकी काम के बुनियाद पे और उनकी लोकेशन के बुनियाद पे। यहाँ हम सिर्फ उनके नाम डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे हैं। टिश्यूज की 4 किस्में हैं, एपिथेलियम टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं और नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियम टिश्यूज जो हैं वो 2 अज़्ज़ा को सेपरेट करते हैं, झिल्ली बना देते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज नाम से जाहिर है कि ये 2 अज़्ज़ा को जोड़ते हैं। मस्कुलर टिश्यूज जो हमें मूवमेंट या हरकत करने में मदद मुहैया करते हैं। और ये है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो हमारे दिमाग को और हमारी बॉडी को, ब्रेन और बॉडी के दरमियान कनेक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगर आपको वैसे हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी वो मेंशन कीजिए।